हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगी आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है रेखा देवी। आप देख रहे हैं क्राइम ABC 144। और आज की मैं घटना की शुरुआत करूंगी। हरियाणा राज्य का ज़िला लगता है एक पानीपत, और पानीपत के अंदर एक बड़ा मोहल्ला लगता है आनंद नगर। आनंद नगर के अंदर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है जिसका नाम होता है परमवीर। परमवीर पेशे से एक बहुत बड़े अच्छे वकील होते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी मोटी इनकम होती है। परमवीर की पत्नी सुमन देवी वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं, यानी कि वो एक स्कूल अध्यापिका के पद पर कार्यरत होती हैं। सुमन देवी हर रोज़ सुबह 8 बजे स्कूल में जाती हैं। पूरा दिन वो बच्चों को पढ़ाती हैं। 3 बजे शाम को जब छुट्टी होती है वो वापस अपने घर आ जाती हैं। परमवीर और सुमन देवी का एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम होता है आरव। आरव ज़्यादातर अपने नाना के घर पर ही रहता है और वहीं पर रहकर वो अपना पढ़ाई करता है। परमवीर और सुमन देवी का जो परिवार होता है एकदम खुशहाल परिवार होता है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि उन दोनों की, परमवीर और सुमन देवी की जो इनकम होती है अच्छी खासी मोटे वो पैसे कमा लेते हैं। सुमन देवी का व्यवहार, उनका नेचर और उनके पढ़ाने का तरीका, स्कूल के सभी विद्यार्थी, स्कूल का जो स्टाफ है सभी उनको पसंद करते हैं। यानी कि इस सुमन मैडम के जो पढ़ाने का तरीका होता है वो सबसे अलग होता है। स्कूल के जो हेड मास्टर होते हैं वो भी सुमन मैडम की तारीफ़ करते हुए नहीं थकते हैं कि ये मैडम सबसे अलग पढ़ाती हैं, इनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। 24 अगस्त 2025 की सुबह होती है। सुमन मैडम हर रोज़ की तरह सुबह 8 बजे वो स्कूल में जाती है। पूरा दिन रहकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। शाम के समय जब 3 बजे का छुट्टी का वक्त होता है, उससे कुछ समय पहले एक स्टाफ के जो टीचर होते हैं वो सुमन मैडम के पास आते हैं। उनसे आकर कहते हैं, जिनका नाम होता है दिनेश कुमार, वो आकर सुमन मैडम से कहते हैं कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने अपने बेटे के जन्मदिन पर स्कूल का जो पूरा स्टाफ है सभी को इनवाइट किया है। आपको भी मेरे बेटे के जन्मदिन पर शाम के 7 बजे मेरे घर पहुंच जाना है। दोस्तों, सुमन मैडम को इस स्कूल में आए हुए 2-3 महीने का इस समय हुआ था। वो दिनेश कुमार के नेचर, उनके चाल चलन और उनका मतलब जो करैक्टर होता है उसके बारे में नहीं जानती है कि ये किस व्यवहार के व्यक्ति हैं। 3 बजे की छुट्टी का समय हो जाता है। सुमन मैडम अपने घर आ जाती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है और शाम के 6 बजे का वक्त हो जाता है, सुमन मैडम अपने पति परमवीर से कहती है कि आज मेरे जो स्टाफ के जो सर हैं जिनका नाम है दिनेश कुमार, उनके बेटे का जन्मदिन है। उन्होंने पूरे स्कूल के स्टाफ को इनवाइट किया है और शाम को 7 बजे मुझे उनके बेटे के जन्मदिन पर उनके घर पहुंचना है। परमवीर अपनी पत्नी सुमन देवी से कहते हैं कि मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तुम ही अकेली उनके बेटे के जन्मदिन पर चली जाओ और जन्मदिन मनाने के बाद जल्दी ही घर वापस आ जाना है। जैसे जैसे शाम का समय होता है, 6 बजे का समय हो जाता है, सुमन देवी अच्छी तरह से सज धज कर तैयार हो जाती है। वो ऑटो पकड़ती है। ऑटो पकड़कर वो उसमें बैठकर दिनेश सर के घर पहुंच जाती है। जैसे सुमन मैडम दिनेश सर के घर पहुंचती है तब तक जन्मदिन नहीं मनाया गया था। दिनेश सर के जब जो मेहमान होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, पूरा स्कूल का जो स्टाफ होता है वो दिनेश सर के घर पहुंच जाता है। 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और जैसे पार्टी शुरू हो जाती है, जन्मदिन मना लिया जाता है, केक काट लिया जाता है। दिनेश सर ने अपने बेटे के जन्मदिन पर शराब आदि का भी प्रबंध कर रखा था, क्योंकि कुछ मेहमान जो स्कूल के जो स्टाफ में से कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो शराब पीने के शौकीन होते हैं। लेकिन जो भी शराब पीने के शौकीन होते हैं वो शराब पीते हैं, जो पार्टी करते हैं वो पार्टी करते हैं। और आज कुछ शराब दिनेश सर ने भी पी रखी थी, लेकिन उसको ज़्यादा नशा नहीं हुआ था। जन्मदिन मना लिया जाता है, पार्टी भी पूरी हो जाती है, यानी कि पार्टी भी मना ली जाती है। सभी रिश्तेदार जो मेहमान होते हैं सभी अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। जब रात्रि के 9 बजे के आसपास का समय हो जाता है,
सुमन मैडम दिनेश सर से कहने लगती है कि सर रात काफ़ी हो गई है, रात्रि के 9 बजे के आसपास का समय हो चुका है और मुझे अपने घर जाने के लिए कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर मेरे घर तक छोड़कर अपने घर वापस आ जाएं। दिनेश कुमार अपने घर से अपनी गाड़ी निकालता है और गाड़ी निकालने के बाद वो सुमन मैडम को अपनी गाड़ी में बिठाता है। गाड़ी में बिठाने के बाद वो उनके घर के लिए निकल लेते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा होता है, दिनेश कुमार 5 किलोमीटर का रास्ता ही तय करता है कि गाड़ी अचानक से रुक जाती है। जैसी गाड़ी अचानक से रुक जाती है, दिनेश कुमार सुमन मैडम से कहने लगता है कि मैडम पता नहीं गाड़ी अचानक से ख़राब हो गई है, नीचे उतर कर देखता हूँ। दिनेश कुमार गाड़ी से नीचे उतरता है और इधर किधर देखने का ड्रामा करने लगता है और सुमन मैडम से कहने लगता है पता नहीं इसमें पंचर हो गया है या इसमें कोई कचरा वगैरह आ गया है। थोड़ी देर के बाद दिनेश कुमार सुमन मैडम से कहने लगता है कि मैडम जी, मैं तुम्हें कुछ समय पहले से ही पसंद करता था, लेकिन अपने दिल की बात आप तक नहीं कह पाया और आज यहाँ सुनसान इलाका है और हमारे दोनों के सिवाय चारों तरफ कोई भी नज़र नहीं आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस समय को एक साथ बिता लें, उसके बाद मैं आपको तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। अब सुमन मैडम को ये बात बहुत बुरी लगती है तो वो दिनेश कुमार से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह माना, बड़े भाई का मैंने सम्मान दिया और तुम मेरे साथ इस तरीके की बात कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हारे बेटे के जन्मदिन पर भी तुम्हारे घर पर आ गई हूँ। दिनेश कुमार सुमन मैडम की बात सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है, वो चिढ़ जाता है। वो गाड़ी खोलकर उस गाड़ी के अंदर बैठता है और सुमन मैडम के मुंह को वो दबोच लेता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। सुमन मैडम उसका विरोध करती है, अपने आप को छुटाने की भी कोशिश करती है, लेकिन दिनेश कुमार अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है और वो सुमन मैडम के साथ गलत हरकत कर देता है, यानी कि वो गलत काम कर देता है। जब तक करता है जब तक उसके मन की संतुष्टि नहीं हो जाती। जब उसके मन की संतुष्टि हो जाती है तो दिनेश कुमार गाड़ी से उतरता है और उसके बाद वो सुमन मैडम को भी गाड़ी से उतार देता है और एक तरफ सड़क पर वो खड़े कर देता है। दिनेश कुमार अपनी गाड़ी में बैठकर वापस ही अपने घर आ जाता है और सुमन मैडम को सुनसान जगह पर, रात का समय काफ़ी हो चुका होता है, वो सुमन मैडम को सड़क पर ही छोड़ देता है। अब सुमन मैडम हैरान रह जाती है, परेशान होने लगती है। अब क्या होगा, मैं कैसे अपने घर पहुंचूंगी, पता नहीं, रात का मामला है, सुनसान इलाका है, कोई ऑटो रिक्शा आएगी भी या नहीं आएगी। वो विचार करने लगती है कि मुझे अपने पति पर फ़ोन कर लेना चाहिए, अपने पति परमवीर को यहाँ बुला लेना चाहिए। सुमन मैडम उसके बाद अपने पर्स से, अपने बैग से वो मोबाइल निकालती है। मोबाइल निकालने के बाद जैसे ही वो मोबाइल को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि मोबाइल की बैटरी भी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। अब वो बहुत परेशान हो जाती है, अब क्या होगा, मैं कैसे घर पहुंचाऊंगी, कोई भी बंदोबस्त उसके सामने नज़र नहीं आ रहा होता है। अब वो विचार करने लगती है कि जब तक कोई सवारी आती है या कोई ऑटो रिक्शा है या ट्रक है, तब तक मैं धीरे धीरे करके, यानी कि पैदल पैदल चलना शुरू करती हूँ। सुनसान इलाका होता है और चारों तरफ कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता, रात भी काफ़ी हो चुकी होती है। वो धीरे धीरे करके पैदल पैदल चलना शुरू करती है। 1-2 मिनट ही वो आगे पहुंचती है तो अचानक से पीछे से एक ट्रक आ जाता है। सुमन मैडम रास्ते पर खड़ी हो जाती है और उस ट्रक के तरफ हाथ का इशारा करती है, अपने हाथ के इशारे से ट्रक को रोकने की कोशिश करती है। ट्रक सुमन मैडम के पास आकर रुक जाता है। ट्रक के अंदर से एक जो ट्रक ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है रूपलाल, वो ट्रक के अंदर से निकलता है और वो ट्रक के अंदर से उतरकर वो सुमन मैडम के पास पहुंचता है। वो सुमन मैडम से कहता है कि मैडम, सुनसान इलाका है, इतनी काफ़ी रात हो चुकी है और तुम इस जगह पर अकेली क्या कर रही हो। दोस्तों, यहाँ पर सुमन मैडम एक पढ़ी लिखी महिला होती है जो बिना सोचे समझे, ट्रक ड्राइवर सुमन मैडम के लिए एक अनजान इंसान होते हैं। सुमन मैडम उस ट्रक ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं जानती है और फिर भी वो इतनी बड़ी गलती कर देती है।
कि जैसे ही वो पूछता है कि आखिर तुम अकेली सुनसान जगह है और खूबसूरत भी हो, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो। सुमन मैडम उस ट्रक ड्राइवर रूपलाल पर विश्वास कर लेती है एकदम से ही, बिना जाने पहचाने, और अपने साथ जो दरिंदगी हुई अपनी पूरी कहानी की सच्चाई उसके सामने बयां कर देती है। ये मैडम की बहुत बड़ी गलती होती है। उसके बाद रूपलाल अपना जो हेल्पर होता है, साथ में जो कंडक्टर होता है जिसका नाम होता है नरेश, उसे आवाज़ देकर ट्रक से बाहर बुलाता है। रूपलाल का जो ट्रक हेल्पर होता है जिसका नाम होता है नरेश, वो ट्रक से नीचे उतरता है। रूपलाल और नरेश आंखों ही आंखों में इशारा कर लेते हैं। रूपलाल नरेश से कहता है कि पहले तो हम मैडम को इनके घर छोड़ेंगे और उसके बाद हम अपने काम के लिए आगे निकल जाएंगे। सुमन मैडम उन दोनों पर अंधा विश्वास कर लेती हैं। विश्वास करके वो उनके साथ उनके ट्रक में बैठ जाती है। जैसे सुमन मैडम ट्रक में बैठती है और आगे का जो सफ़र है ट्रक तय करने लगता है। जैसे 1-2 किलोमीटर का सफ़र ट्रक तय कर लेता है तो रास्ते में एक फैक्ट्री पड़ती है। फैक्ट्री के आसपास जो टूटे फूटे मकान होते हैं, रूपलाल उन मकानों को देखकर वो वहाँ का फ़ायदा उठाना चाहता है कि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, सुनसान इलाका है, चारों तरफ कोई नज़र नहीं आ रहा होता है। रूपलाल अपने ट्रक को साइड में रोक लेता है। साइड में रोकने के बाद रूपलाल और नरेश दोनों मिलकर सुमन मैडम के साथ बारी बारी से गलत काम कर लेते हैं और जब तक करते हैं जब तक उनके मन की संतुष्टि नहीं हो जाती। रूपलाल अपना काम ख़त्म करने के बाद अपने 2 दोस्तों को फ़ोन करता है। फ़ोन करके वो वहाँ की लोकेशन भेजता है और उनको कहता है कि तुम फटाफट इस लोकेशन पर पहुँचो। 15-20 मिनट के अंदर ही अंदर रूपलाल के जो 2 दोस्त होते हैं अपनी गाड़ी से बताई हुई लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद रूपलाल के जो 2 दोस्त होते हैं वो भी सुमन मैडम के साथ बारी बारी से गलत काम करते हैं, यानी कि दुष्कर्म करते हैं, सारी हदें पार कर देते हैं। जैसे समय आगे बढ़ रहा होता है और चारों ट्रक ड्राइवर जो दोस्त होते हैं वो बारी बारी से सुमन मैडम के साथ वो हैवानियत, वो दरिंदगी, वो सभी हदें पार कर देते हैं। और थोड़ी देर में ही जो फैक्ट्री होती है वहाँ पर मज़दूरों की छुट्टी हो जाती है। 10-12 जो मज़दूर होते हैं वो फैक्ट्री यानी कि कंपनी से छुट्टी होकर वो अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। जब उनमें से एक जो मज़दूर होता है वो अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे कुछ हल्का होना है। वो मज़दूर बिहार के रहने वाले होते हैं। उस मज़दूर का नाम होता है सुमेर महतो। सुमेर महतो अपने दोस्तों से थोड़ा सा दूरी पर हल्का होने के लिए चला जाता है। जैसे सुमेर महतो हल्का होने लगता है तो उसकी नज़र उस ट्रक पर पड़ती है। सुमेर महतो हल्का होना छोड़ देता है और वो ट्रक के पास जाकर देखता है तो वो क्या देखता है कि 4 जो व्यक्ति होते हैं वो एक महिला के साथ दुष्कर्म कर रहे होते हैं, यानी कि गलत काम कर रहे होते हैं। सुमेर महतो अपने 10-12 दोस्तों को हाथ का इशारा करके ट्रक के पास बुला लेते हैं। सभी दोस्त अपने दोस्त के इशारे को समझकर ट्रक के पास पहुंचते तो वो वहां जाकर क्या देखते हैं कि 4 व्यक्ति एक महिला के साथ गलत काम कर रहे हैं। 10-12 जो दोस्त होते हैं वो पहले चारों दोस्तों को पकड़ते हैं, काबू में करते हैं और उनकी इतनी तरह से पिटाई करते हैं, मतलब छिक्कर पिटाई करते हैं कि उनको उनकी नानी याद दिला देते हैं। जब उनको नानी याद दिला देते हैं उसके बाद सुमेर महतो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और चारों को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस चारों को अरेस्ट करने के बाद वो सुमन मैडम से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। सुमन मैडम जो अपनी कहानी बयां करती, बड़ी हैरान कर देने वाली दोस्तों कहानी होती है, जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सुमन मैडम पुलिस को बताती है कि पहले तो जो मेरे स्कूल स्टाफ के टीचर होते हैं जिनका नाम होता है दिनेश कुमार, उन्होंने मेरे साथ सुनसान जगह देखकर अकेले का फ़ायदा उठाया और मेरे साथ जो गलत काम किया, जो हैवानियत की। उसके बाद इन चारों दोस्तों ने मिलकर मेरी साथ बारी बारी से कई घंटों लगातार
गलत काम किया, दरिंदगी की, सारी हदें इन्होंने पार कर दी। दोस्तों जो भी बयान सुमन मैडम ने पुलिस को दिया, पुलिस भी हैरान रह जाती है और वो पहले तो चारों उनको ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार करती है और उसके बाद वो दिनेश कुमार को उसके घर से अरेस्ट करके पुलिस थाने ले आती है। पांचों का रिमांड लिया जाता है, सख्ताई से पूछताछ की जाती है, पांचों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दोस्तों उसके बाद पुलिस उनका जो चार्जशीट है वो बनवाती है, उन पर चार्जशीट लगाई जाती है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। जब पांचों को जज साहब के सामने पेश किया जाता है, जज साहब आने वाले समय में उनके साथ क्या कानून कार्रवाई करते हैं, कोर्ट उनके साथ कौन सी जो सज़ा है, कौन सी धारा है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उनको कौन सी सज़ा देगा। दोस्तों आपने इस वीडियो से क्या सीख ली? सबसे बड़ी गलती सुमन मैडम की। सुमन मैडम को जैसे ही दोनों ट्रक ड्राइवरों ने आकर पूछा कि तुम इतनी रात गए सुनसान जगह पर अकेली यहाँ क्या कर रही हो, सुमन मैडम एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते 1 सेकंड में ही वो ट्रक ड्राइवरों के ऊपर विश्वास कर लेती हैं और विश्वास करने के बाद अपने साथ जो भी हैवानियत हुई, पूरी कहानी की सच्चाई दोनों ट्रक ड्राइवरों के सामने खोल कर रख देती हैं। अब ट्रक ड्राइवरों का हौसला और बढ़ जाता है, वो अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर सुमन मैडम की इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं, उनके साथ सारी हदें वो पार कर देते हैं। इस वीडियो में सबसे सैल्यूट, सबसे साहसी, सबसे जो मतलब सैल्यूट के काबिल हैं समीर तोमर हैं। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मौके पर नहीं पहुंचते तो चारों ट्रक ड्राइवर उस महिला सुमन मैडम के साथ कुछ भी कर सकते थे, यानी कि उसे जान से भी मार सकते थे। समीर तोमर ने मौके पर पहुंचकर उस महिला सुमन मैडम की जान बचा ली। ये एक बहुत ही बड़ा उन सभी दोस्तों ने मिलकर काम किया। दोस्तों हमारे देश के लोगों की जो मानसिकता है ये किस ओर जा रही है? इस तरह की जो ये घटनाएं हैं, जो हादसे हैं, कब रुकेंगे? ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हमें सभी को एकत्रित होना होगा और एक साथ होकर ऐसी बढ़ती हुई घटनाओं को रोकना होगा, ताकि आगे आने वाले समय में हमारी महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो आने वाली हमारी नई जनरेशन है, वो सब सेफ रह सकें। दोस्तों फिर मिलती हूँ एक दूसरी नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है। इस तरह की वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप भी सजग रहें, सतर्क रहें और इस तरह की घटनाओं को रोकने की कोशिश करें। अपने आसपास ध्यान दें, इस तरीके की घटनाओं को रोकने की कोशिश करें, अपना भी ध्यान रखें और अपने आसपास भी ध्यान दें। दोस्तों फिर मिलती हूँ एक दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, हर हर महादेव, नमस्कार। और दोस्तों यदि कोई वीडियो में गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। नमस्कार।